हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज फिर से हम इस सीरीज में आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस का एक सेशन लेके आए हैं जिस विच इज़ पार्ट 23 ऑफ आर प्रैक्टिस पैसेजेस। और इन सेशंस में हम अपने रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम शुरू से हमने सारे पीवाईक्यूज कवर किए सबसे पहले तो गाइज, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस दिखाए, फिर हम रैंडम प्रैक्टिस पैसेजेस अब कर रहे हैं। सो आई होप ये सेशंस आपको ज़रूर हेल्प करते होंगे आपकी प्रेपरेशन जर्नी में। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हेयर। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए इन सेशंस का, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो चलो गाइज सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पिछले हफ्ते के होमवर्क पैसेज के साथ। तो मैंने ये आपको एक होमवर्क पैसेज दिया था और मैंने कहा था आपको इसका मुझे आंसर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हमें 3 अजम्पशन दिए थे और हमें पूछा था कि कौन सा अजम्पशन यहाँ पे वैलिड है। तो पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, फिर अपने ऑप्शंस पे आएंगे। तो पैसेज कुछ ऐसे था: A changing climate and the eventual efforts of governments, however reluctant the efforts are। तो एक बदलता हुआ जो क्लाइमेट है, a changing climate, the eventual efforts of governments to deal with it could have big impacts on investors returns। कि क्या है कि बदलता हुआ जो क्लाइमेट है और जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, जितने भी रिलेक्टेंट क्यों ना है टू डील विद क्लाइमेट चेंज, all these can have a big impact on investors returns। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ में, उनके रिटर्न्स पे बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। Companies that produce or use large amounts of fossil fuels will face higher taxes and regulatory burdens। क्या होता है जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉसिल फ्यूल्स यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन में, उनको ज़्यादा हायर मतलब उनको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, उनके रेगुलेटरी बर्डन भी ज़्यादा होते हैं। सम एनर्जी प्रोड्यूसर्स मे फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट देयर नोन रिजर्व्स एंड बी लेफ्ट विद स्ट्रैंडेड एसेट्स। तो क्या करें कि कुछ तो ऐसे एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं जो आगे जाके इसको, मतलब उनके पास फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं होंगे अपने रिजर्व्स को, दे विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट देयर नॉन रिजर्व्स, क्योंकि टैक्सेस इतने हाई हो जा रहे हैं, उनके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन इतने ज़्यादा है, तो अपने रिजर्व्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे और जो उन्होंने कंपनी खड़ी की है वो बेकार खड़े स्टैंडर्ड एसेट्स हो जाएंगे। मतलब डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड कोल दैट हैव टू बी लेफ्ट इन द ग्राउंड। मतलब अच्छा उनको कह रहे हैं वो कि जो उनके रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया के, वो उनको सही तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे फॉर देयर प्रोडक्शन। अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डैमेज कॉज्ड बाय मोर एक्सट्रीम वेदर, जैसे स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स। तो उसने क्या कहा है कि जो मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग कंपनीज हैं, उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा, उनको इतने रेगुलेटरी बर्डन झेलने पड़ेंगे कि शायद वो आगे काम ही ना करना चाहेंगे और वो सही तरह से हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ भी ना कर पाए। और दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं उन पे एक्सट्रीम वेदर का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स का। तो उसने कुछ अजम्पशन दिए थे और हमें बताना था यहाँ पे सही अजम्पशन क्या है। तो ऑप्शन 1, गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज नीड टू बी एडिक्वेटली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज। कि गवर्नमेंट्स और कंपनीज को प्रिपेयर होना पड़ेगा टू फेस द क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए उनको रेडी होना पड़ेगा। सेकंड, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज इन फ्यूचर। कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देंगे। एंड इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज ए ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। ये तो देखो सही बात है, बिल्कुल वैलिड बात है। तो ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि क्लाइमेट चेंज का जो उसको इन्वेस्टर्स जो हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो ऑप्शन 3 जिसमें नहीं था, हम उसको तो एक तो इनवैलिड कर सकते थे। नाउ ऑप्शन 1 कैन बी कंसिडर्ड रॉन्ग। नाउ गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज नीड टू बी एडिक्वेटली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज, कुड हैव बिग इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स रिटर्न्स। ठीक है, कंपनी तो यही कह ही रहा है वो भी कि हाँ कि कंपनीज दैट प्रोड्यूस और यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल फेस हायर टैक्सेस एंड रेगुलेटरी बर्डन्स। सो आई थिंक ऑप्शन 1 भी सही है यहाँ पे। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज इन फ्यूचर। कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो, ये भी ठीक बात ही है। उसने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे स्टॉर्म्स, फ्लड्स, उसने ये भी क्लियरली बोला है। सो दे विल हैव इकोनॉमिक डैमेज, ये देखो लास्ट लाइन में बोला था। सो आई थिंक तीनों ही अजम्पशन यहाँ पे वैलिड बैठते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलो गाइज कुछ आज नए पैसेजेस ट्राई करते हैं और फिर आज भी मैं आपको एक होमवर्क पैसेज दूंगा जिसका आंसर मुझे आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बताना है। तो चलो शुरू करते हैं गाइज। फिर से हमें एक अजम्पशन बेस्ड पैसेज आया है जिसमें हमें 3 अजम्पशन दिया और हमें बताना है सही अजम्पशन क्या बनता है यहाँ पे। तो लेट मी रीड द पैसेज फॉर यू। एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज इज क्लोज टू यूनिवर्सल। ओके, जो बच्चे
स्कूल में पढ़ने की एज की उम्र में आते हैं, उन सब के लिए जो एक्सेस टू स्कूलिंग है वो एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, कि सभी बच्चों को पढ़ना कंपलसरी होता है। तो एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज इज क्लोज टू यूनिवर्सल, बट एक्सेस टू क्वालिटी एग्जिबिट्स अ शार्प ग्रेडियंट विद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। के भैया अवेलेबल सबको है स्कूलिंग फैसिलिटी, लेकिन जैसे जैसे आप गरीबी की तरफ जाते हो आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है ना उसमें ग्रेडियंट दिखता है। देयर इज अ शार्प ग्रेडियंट, मतलब एकदम से स्लंप दिखाई देता है आपको कि गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। Quotas for the weaker sections in private schools is provision introduced by the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 के वीकर सेक्शंस के लिए कोटा प्राइवेट स्कूल में एक प्रोविजन जरूर है जो राइट ऑफ फ्रीडम टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर जरूर आता है। द कोटास हैव इम्पोज्ड अ डिबेट ऑन इश्यू ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इक्विटी, और इन कोटा से एक सवाल खड़ा, एक डिबेट खड़ी होती है विच इज अबाउट अबाउट अ डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ सोशल इंटीग्रिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, के सबको बराबर और सबको सेम तरह की एजुकेशन मिल पाए इन एजुकेशन दैट प्राइवेट एक्टर्स हैड एस्केप्ड बाय एंड लार्ज। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट स्कूल्स थे, जो सोशल इंटीग्रेशन मतलब वो सिर्फ अमीर बच्चों को या जो बच्चे पे कर सकते हैं उन्हीं को ही पढ़ाते थे, उसको ब्रेक करके ये जो था ना कि सभी को कोटाज मिलना चाहिए, ये उसको ब्रेक करता है। द आइडिया ऑफ इक्वलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी as its primary goal appears to be outside the space that प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स इनहिबिट। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया इगलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम का जो आइडिया है वो प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स को नहीं समझ आता, जो कि होना चाहिए कि सभी को सब बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है। देयर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द कोटास हैज लेड टू रेजिस्टेंस समटाइम्स जस्टिफाइड। वो क्या कह रहे हैं कि इसीलिए इम्पोजिशन ऑफ कोटास जो है उसको रेजिस्टेंस भी मिलता है देखने को, बिकॉज ऑफ द मतलब उनको मनी, अपना देखो स्कूल चलाना है तो पैसे तो चाहिए उनको। अगर वो मतलब गरीबों को ही देते पढ़ाते रहेंगे तो फिर उनका स्कूल भी नहीं चल पाएगा। वो भी कह रहे हैं समटाइम्स इट इज जस्टिफाइड, बट ये क्लियर है कि सबको बराबर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो क्या असम्पशन दिया गया, मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अ रियलिटी, मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अ रियलिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नहीं, ये तो उसके काउंटर उसमें बोल रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है इन द with the socio-economic status. The present Indian school system is unable to provide egalitarian education, right? And abolition of private schools and establishment of more government schools is the only way to इंश्योर इगलिटरी एजुकेशन। ये एक्सट्रीम ऑप्शन था गाइस, तो ऑप्शन 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो एलिमिनेट करते हैं ना, ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो अपने सीधा, बचे अपने पास 1 और 2 या ओनली 2। ऑप्शन 1 तो हमने देख लिया था क्लियरली गलत है, तो आवर आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द ओनली वैलिड आंसर हियर। द प्रेजेंट इंडियन स्कूल सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड एगलिटेरियन एजुकेशन, दैट इज द राइट असम्पशन विच इज क्लियरली मेंशन्ड यहाँ पे, जो नहीं वो कर पाते हैं। नेक्स्ट गाइज, एक क्रूशल मैसेज हमें ढूंढ के बताना है यहाँ पे, इस पैसेज का क्या मैसेज है, तो पढ़ते हैं गाइज। अ मेजॉरिटी ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है वो, अ मेजॉरिटी ऑफ टीबी इन्फेक्टेड इन इंडिया आर पुअर एंड लैक सफिशिएंट न्यूट्रिशन। कि भैया जो गरीब, जो ज़्यादातर लोग जिनको टीबी है वो गरीब होते हैं, एंड दे लैक सफिशिएंट न्यूट्रिशन, और उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो a majority of the TB infected in India are poor and lack sufficient nutrition, suitable housing and have little understanding of prevention। कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम है टीबी के मरीजों को इंडिया में, क्या है कि उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, हाउसिंग सुटेबल नहीं है, और कैसे टीबी को रोकना है, प्रिवेंट करना है, वो भी नहीं आता उनको, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टीबी then devastates families, makes poor poorer, particularly affects women and children and leads to ostracization and loss of employment। टीबी फिर क्या होता है, जब न्यूट्रिशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घर नहीं है, तो फिर वो परिवारों को तबाह कर देता है। कैसे? गरीब को और गरीब बना देता है, और पर्टिकुलरली विमेन और चिल्ड्रन को, विच लीड्स टू ऑस्ट्रसाइजेशन एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। के उनको मतलब लोग जिसको टीबी हो जाता है ना, उसको समाज में मतलब अच्छा वो नहीं रहता है, टीबी हो रखा है इसके पास नहीं बैठना, ठीक है, तो उसको मतलब एक तरह से अलग कर देते हैं समाज से, और
उसकी नौकरी भी चली जाती है। द ट्रूथ इज दैट इवन इफ टीबी डज नॉट किल देम, कि सच्चाई ये है कि बेशक टीबी उनको ना मारे, हंगर एंड पॉवर्टी विल, और गरीबी और, लेकिन गरीबी और भुखमरी जरूर उनको मार देती है। अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, वही जो हमारे दिमागों में स्टिग्मा है, स्टीरियोटाइप है। तो एक और सच्चाई है कि द अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, लैक ऑफ काउंसलिंग, और काउंसलिंग की कमी होने की वजह से, expensive treatment and lack of adequate support from providers and family, coupled with torturous side effects, कि ये सब होने के साथ साथ, और साथ साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, दे डीमोटिवेट पेशेंट्स टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद डिजास्टर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सारी चीज़ें टीबी को री करती हैं। मतलब गरीब है, खाना नहीं है, घर नहीं है, समाज में लोगों का सपोर्ट नहीं है, परिवार वाले नहीं कर पाते, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, और फिर जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, इस सबसे हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है इंसान की। तो उसने क्या मैसेज दिया जाए, टीबी इज नॉट क्यूरेबल डिजीज इन इंडियन सर्कमस्टांसेस, इंडिया के सर्कमस्टांस में टीबी ठीक हो ही नहीं सकता, नहीं, एक्सट्रीम ऑप्शन है ये। क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, यस, कि टीबी की रिक्वायरमेंट, मतलब क्योर को सिर्फ डायग्नोसिस और दवाई की जरूरत नहीं है, उसमें समाज को भी समझ होने की जरूरत है, प्रिवेंशन की भी जरूरत है, और लोगों को और उसके बारे में अवेयर करने की भी जरूरत है। तो आई थिंक दिस इज करेक्ट। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेलेंस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट इन पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट। अब देखो ये अपने आप में ही एक ऐसी बात बोल रहा है वो कि जो वैलिड भी नहीं है और assumption भी नहीं है कोई, ठीक है। एंड फोर्थ, इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज लाइक टीबी ओनली व्हेन इट इज ओनली व्हेन इट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, नो, ये भी गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि यार वैसे एक्सट्रीम ऑप्शन भी है, लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से टीबी खत्म हो पाएगा सिर्फ, नहीं। द राइट आंसर इज क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मच मोर देन जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, इट रिक्वायर्स अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स एंड द सोसाइटी। तो ये सब का ध्यान रख के आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर से इसने हमसे अब इन्फ्रेंस पूछा है इस पैसेज में कि क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, अ लॉजिकल की फैक्ट व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। तो पढ़ते हैं गाइस। मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। इन्वेजिव स्पीशीज क्या कह रहे हैं गाइस, जो ऐसी प्रजातियां जो दूसरी प्रजातियों को इन्वेड करते हैं, मतलब उनको खत्म कर देती हैं और खुद फैल जाती हैं, ऐसी स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला, ज्यादातर जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं ना ही तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है और ना ही वो ज्यादा हार्मफुल होती है। सो मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। Britain's invasive plants, so Britain की उसने एग्जांपल है, Britain's invasive plants are not widespread, not spreading especially quickly, and often less of a nuisance than vigorous natives such as bracken. तो उसने बोला ब्रिटेन के जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं वो इतने वाइड स्प्रेड भी नहीं है, इतने जल्दी फैलते भी नहीं है, और ज़्यादा वो मतलब न्यूसेंस भी क्रिएट नहीं करते, ज़्यादा परेशानी भी क्रिएट नहीं करते, एज कम्पेयर टू विगरस नेटिव्स, जो उन्हीं के विगरस नेटिव है, सच एज ब्रैकन, एक जो स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, वो बहुत हार्मफुल वो भी करती है, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, और वो वाइड स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होती है। द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीजेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहते हैं जब भी कोई नई स्पीशीज के आती है ना, तो उससे मोस्टली मतलब ऑलवेज एक तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है रीजन में। इन मैनी केसेस अ फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पीशीज टू एक्सटेंशन। और ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे केसेस में जब न्यू कमर जो न्यू स्पीशीज आती हैं, वो पुरानी स्पीशीज को एक्सटेंशन तक नहीं पुश करती। तो इन मेनी केसेस अ फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पीशीज टू एक्सटेंशन, उनको एक्सटेंशन तक वो पुश नहीं कर पाती। वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कॉलोनाइज डिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स। इसका एक रीजन क्या है कि जो इन्वेजिव स्पीशीज है ना, वो डिस्टर्ब हैबिटेट्स को कॉलोनाइज करती हैं। जैसे पॉल्यूटेड लेक्स हो गई, ओलिगो जिसको हम बोलते हैं कि मतलब जिसमें कम ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन या दूसरा एलिमेंट ज़्यादा हो, पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स, ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्री का जो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, वेयर लिटिल एल्स लिव्स, जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं जीता, वहाँ पे ऐसे स्पीशीज बहुत डेवलप करते हैं। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं होता। दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट्स, वो नेचर के अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, कि भाई जहाँ मौका परस्त जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ मौका दिखा वहाँ अच्छा, जहाँ दिखा कि यहाँ पे फैलने के चांसेस है वहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे दिखा पहले ही कुछ है वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उनका नहीं होता। तो इन्फ्लुएंस उसने क्या दिया गाइस, invasive species should be used to rehabilitate desert areas and wastelands of a country। कि invasive species को desert areas और wastelands में यूज करना चाहिए। laws against the introduction of foreign plants are unnecessary, कि इनके खिलाफ laws नहीं होने चाहिए,
चलो, समटाइम्स द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस। कभी कभी फॉरेन प्लांट्स के अगेंस्ट जो कैंपेन्स है वो पॉइंटलेस होते हैं। या फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। यस, कि फॉरेन प्लांट्स को यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो किसी स्पीशीज को एक्सटेंट नहीं करते, लेकिन वो ये ज़रूर है कि बायोडाइवर्सिटी ज़रूर बढ़ाते हैं। तो आई थिंक फेयरली वैलिड पॉइंट यहाँ पे क्या था, देखो ऑप्शन ए या डी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट में वो सफल हो पाएंगे या वेस्टलैंड में सफल हो पाएंगे वो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि उनको यूज़ करना चाहिए टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। तो इन शुड बी यूज्ड बट वेरी केयरफुली, थोड़ा सा इसको जो बोलना चाह रहा है। तो आई थिंक दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस पैसेज। चलो गाइस, तो ये थे आपके आज के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। अब ये है आपका आज का होमवर्क पैसेज, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आपको मुझे इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। लेट्स से आप में से कितने स्टूडेंट्स उसका सही आंसर दे पाते हैं। तो उसने क्वेश्चन दिया, द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू। पैसेज क्या आर्ग्यू कर रहा है ये उसने पूछा है। पैसेज पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल have historically been neglected in the planning of our cities. Our cities are increasingly intolerant, unsafe, and unlivable places for large numbers of citizens. And yet, we continue to plan via the old ways, the static development plan that draws exclusively from technical expertise, distanced from people's life experiences and needs, and actively excluding large number of people, places, activities, and practices that are an integral part of the सिटी। तो उसने सिटी के बारे में बात की कि कैसे हम सही तरह से उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसने द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ elite ग्रुप्स, अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, या इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स एंड सिटी प्लानिंग। तो आपको क्या लगता है सही ऑप्शन क्या है? मुझे इस ऑप्शन का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताइएगा। लेट्स सी मैं आप इसका सही आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलो गाइस, अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू कर चुके हैं या आपने अभी तैयारी अपने आप से शुरू की है और आपको लग रहा है कि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं एग्जाम तक रेडी हो पाऊंगा, तो हम हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में सिर्फ 100 आवर्स में आपको प्रिपेयर कर रहे हैं सी सैट के लिए, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की डे 1 पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हर चैप्टर के। फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लाइव डाउट सेशंस होते हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जिसमें आप अपने फैकल्टी मेंबर्स से अपने डाउट, अपनी क्वेरी लाइव पूछ सकते हो। तो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। द लिंक फॉर दिस कोर्स हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. Go check out the link, and there is a special discount as well which is going on, so you can also get benefited from that. So guys, आज के लिए इतना ही. I'll see you again in tomorrow's session with more such passages and with more such practice you know practice passages to to just show you how to approach questions in the exam. तो guys, I hope आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा और इससे हेल्प भी आपको मिल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, दैट इज 8146207241, या आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल एड्रेस विच इज hello@edutap.co.in. That's our email ID. You please feel free to drop us any of your requests or email or your feedbacks or your queries on this email address. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will do very well in the long run. So stay safe, stay healthy. I'll see you again tomorrow in the next session. Till then, guys, happy learning to all of you.